जो भी बच्चे क्लास ज्वाइन करते जा रहे हैं कंफर्म करते जाएं। ऑडियो वीडियो क्लियर है, जल्दी जल्दी से कंफर्म करें। आज जो हम सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, जो कि आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। हालांकि जब आईसीएसआई के मॉड्यूल को आप देखोगे तो उसमें चैप्टर नंबर 1 जो दे रखा है वो डिमांड एंड सप्लाई के नाम से है। डिमांड एंड सप्लाई के नाम से वो चैप्टर स्टार्ट होता है, बट उस चैप्टर का कंटेंट अगर देखा जाए तो उस चैप्टर में स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स से कनेक्टेड कंटेंट दिए, फिर डिमांड एंड सप्लाई टॉपिक्स को डिस्कस किया और आफ्टर दैट मार्केट रिलेटेड टॉपिक्स को उसमें डिस्कस किया गया है। तो चैप्टर नंबर 1 के हमने कंपोनेंट्स को टुकड़ों में तोड़ लिया है। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से हम इसे कवर करेंगे और इसके बाद हम डिमांड एंड सप्लाई टॉपिक पर मूव करेंगे। एक एक करके वेरी बेसिक से हमने यहाँ पर टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ना है। जो बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं उनको पहली बार कन्वे कर दूं कि ये जो लेक्चर है ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जून 2026 ऑनवर्ड्स आप एग्जाम देंगे, आईसीएसआई के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इस सब्जेक्ट को स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है आईसीएसआई के न्यू सिलेबस में आपका जो एग्जामिनेशन है वो 3 सब्जेक्ट में आपका सब्जेक्टिव तौर पर कहीं ना कहीं पढ़ाया जाएगा और एग्जाम भी सेम पैटर्न पर लिया जाएगा। और साथ ही साथ में जो आपका एक पेपर है जो लीगल एप्टीट्यूड का जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो आपका ओएमआर बेस्ड होगा, मतलब एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। तो उसी पैटर्न पर हम इन सारे टॉपिक्स को स्टडी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1, जैसे कि हम यहाँ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, इकोनॉमिक्स क्या है कैसे है, वो सारे मुद्दे इकोनॉमिक्स की वेरियस डेफिनेशंस को इसमें डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट कर लेते हैं बेटा इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स से कि हम इकोनॉमिक्स की स्टडी क्यों करते हैं। पहले तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। हालांकि आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जितना भी मैं इकोनॉमिक्स यहाँ पढ़ाने वाला हूँ उसमें से कभी करीब 50 to 60% इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल आपको बाय बर्थ आते हैं। सर ये क्या बोल दिया आपने कि 50 से 60% हमको बाय बर्थ आता है? हम जब भी हम बात करते हैं, कोई कितना भी छोटा बच्चा हो, जैसे ही वो ग्रो करता है आगे बढ़ता है तो पेरेंट्स से कुछ ना कुछ एडवांस ही होता है, जीन्स में कुछ इकोनॉमिक्स उसको सीखने को मिल जाता है। अब उसके साथ बात करना, आप उसके साथ डील करना, आपको लगेगा कि वो ज्यादा इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को ध्यान रख रहा है और हम थोड़े से कम। हालांकि उसे नहीं पता मैं इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूं। मैं जब आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा ना तो मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में आपके साथ कुछ जो एग्जाम्पल देने वाला हूं, आपको ऐसा लगेगा ये बचपन में हम करते रहे थे, हमको नहीं मालूम था कि हम इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग ये डिसीजन ले रहे हैं, बट हमारे डिसीजन इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को ध्यान में रख करके ही लिए गए। जगह जगह जहां पर भी हम इस टॉपिक को, इस इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारी रियल लाइफ से ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड होता है, तो एग्जाम्पल्स भी हमारी रियल लाइफ के इसमें बहुत ज्यादा लिए जा सकते हैं। बात क्लियर है? तो जब भी इस सब्जेक्ट के एग्जाम्पल्स हम लेंगे तो आपको ये फील आएगा कि ये क्या पढ़ाया जा रहा है, ये तो हमको पहले से आता है। बट जब जो फैक्ट्स आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हो, आपको नहीं मालूम कि उसे थ्योरेटिकली किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, या आप कनेक्ट नहीं कर पाते। हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे भी, कनेक्ट भी करेंगे, एग्जाम्पल्स को रिलेट भी करेंगे। मुद्दा यहां उठता है कि सर ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो आप पढ़ा रहे हो ये हम क्यों स्टडी करते हैं, व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स। ये टॉपिक हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि भाई इकोनॉमिक्स की स्टडी करी जाए तो क्यों करी जाए, क्या वजह है जिस वजह से हम ये टॉपिक पढ़े। मीनिंग एंड इंपोर्टेंस ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इन्होंने पहले बताया आपको कि इकोनॉमिक्स आपको मदद करता है, हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग हाउ इंडिविजुअल, बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट फंक्शंस इन द सोसाइटी। बोला इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जो आपको सिखाएगा, जो आपको बताएगा कि भैया सोसाइटी में आप किस तरीके से इंटरेक्शन करें,
किस तरीके से डील करें, किस तरीके से फंक्शन करें। चाहे तो इंडिविजुअल की बात कर लो, इंडिविजुअल का मतलब है नेचुरल पर्सन, हमारे और आप जैसे पर्सन, इनको भी सिखाता है इकोनॉमिक्स। चाहे आप किसी बिजनेस की बात कर लो, या बहुत सारे बिजनेस का जो एक समूह होता है उसे क्या बोल दिया जाता है, इंडस्ट्री। भाई सिमिलर बिजनेस का एक बहुत बड़ा ग्रुप बना दो तो उसे क्या बोल दिया जाएगा, इंडस्ट्री। या फिर किसी गवर्नमेंट की बात करें कि सोसाइटी में कैसे फंक्शन करना है आपको, ये हमको कौन सिखाएगा, इकोनॉमिक्स। तो न केवल एक इंडिविजुअल, एक नेचुरल पर्सन की ये मदद कर रहा है, इवन दो बड़े लेवल पर गवर्नमेंट की भी ये टाइम टाइम पर मदद कर रहा है। इन्होंने बोला मैनी डेली डिस्कशन सच एज द प्राइस राइज, कभी प्राइस बढ़ते हैं चाहे इनके डिस्कशन हो, या फिर डिमांड के इंक्रीज होने के डिस्कशन हो, या टैक्स रेट से कनेक्टेड डिस्कशन हो। जब जब बजट आ जाता है तो टैक्स रेट्स पर बात होना चालू हो जाता है कि ये घट गया है, वो बढ़ गया। या फिर किसी गवर्नमेंट ने कोई बेनिफिट आपको प्रोवाइड करे, उन बेनिफिट्स की बात करें। बोला कि ये सारे के सारे डिस्कशन अगर हम बात करते हैं तो हैपन्स विदाउट प्रॉपर रीजनिंग। जब 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 बात करेंगे तो मैनी डेली डिस्कशंस, अगर ये कहीं ना कहीं प्रॉपर रीजनिंग के बिना हो रहे हैं तो उतने ज्यादा इफेक्टिव साबित नहीं होंगे। बट इकोनॉमिक्स क्या करता है कि इन्हीं सारे एस्पेक्ट के लिए कहीं ना कहीं एक सिस्टमैटिक और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देने का काम करता है। इन्होंने बोला मेनी डेली डिस्कशंस सच एज द प्राइस राइज, डिमांड इंक्रीज, टैक्स रेट्स और गवर्नमेंट एग्जेम्पशंस हैपन विदाउट प्रॉपर रीजनिंग। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ सच इकोनॉमिक इवेंट्स। बोला जब जब हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स की स्टडी कहीं ना कहीं इन सारे के सारे एस्पेक्ट, इन सारे के सारे इकोनॉमिक फंडामेंटल से कनेक्टेड आपको एक सिस्टमैटिक और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देगा। प्राइस बढ़ा तो क्यों बढ़ा, डिमांड इंक्रीज हुआ तो क्यों हुआ, टैक्स रेट इंक्रीज किए या डिक्रीज किए तो क्यों किए, गवर्नमेंट ने आपको बेनिफिट प्रोवाइड किया तो क्यों बेनिफिट प्रोवाइड किया। तो इस टाइप के जो तमाम जानकारी, तमाम एक्सप्लेनेशन एक सिस्टमैटिक ढंग से कहां पर आपको देखने को मिलेंगे, इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन डिसीजन मेकिंग एट द लेवल ऑफ द फैमिली। बोला चाहे आपकी डिसीजन मेकिंग एक फैमिली के लेवल पर है, वो भी इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में आ जाती है, उसे भी इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करता है। चाहे आप डिसीजन एक फर्म लेवल पर ले रहे हैं तो भी उसे कौन एक्सप्लेन करेगा, इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करेगा। चाहे आप डिसीजन एक नेशनल लेवल पर ले रहे हैं या फिर ग्लोबल इकोनॉमी को टैकल करते हुए आप कोई डिसीजन लेते हैं, तो वो सारे के सारे डिसीजंस की जो एक्सप्लेनेशंस मिलेंगी आपको, वो कहां मिल जाएंगी, इकोनॉमिक्स में मिल जाएंगी। क्लियर। तो इकोनॉमिक्स को स्टडी करना क्यों जरूरी है, बोला इंडिविजुअल से लेकर के गवर्नमेंट तक, चाहे इंडिविजुअल हो या संस्थाएं हैं या इंडस्ट्री है या गवर्नमेंट है, हर एक पर्सन को अगर इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की नॉलेज है तब तो उसके डिसीजन ठीक होंगे, अदरवाइज उसके डिसीजन ठीक नहीं होंगे। बात क्लियर। एक सिंपल सा एस्पेक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि इकोनॉमिक्स में अगर हम कंक्लूड करें तो हमारे पास जो रिसोर्स होते हैं उन रिसोर्सेज का बेस्ट टू बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करना है, इससे कनेक्टेड जितने भी डिसीजंस हैं उन सारे रिसोर्सेज के डिसीजन को गाइड करने के लिए या आपको फंडामेंटल बेस प्रोवाइड करने के लिए इकोनॉमिक्स ही काम आता है। अब रिसोर्स आप लोगों के पास भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते। रिसोर्स एक बिजनेस के पास भी हो सकते हैं, रिसोर्स आप एक इंडस्ट्री के पास भी हो सकते हैं, और रिसोर्स एक कंट्री लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर भी हो सकते हैं। रिसोर्स को किस तरीके से यूज करना है, कैसे उनका बेस्ट टू बेस्ट आउटकम निकालना है उससे, वो सारे के सारे आउटकम्स की जो ओवरऑल फंडामेंटल्स जो प्रोवाइड किए जाएंगे वो किसके थ्रू प्रोवाइड करे जाएंगे, इकोनॉमिक्स के थ्रू। तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हम सबके लिए क्या हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है, इसकी समझ जरूरी हो जाती है, और उसके अकॉर्डिंगली ही हम इसे अपनी लाइफ में यूज करें
जिससे कि हम बेस्ट टू बेस्ट यूटिलाइजेशन अपनी रिसोर्स का कर पाए। कहीं ना कहीं हर एक पर्सन, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड का है या फिर नहीं है, हर एक पर्सन के लिए इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को इस्तेमाल करना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। और इसको इस्तेमाल भी करेंगे तो अपनी रिसोर्सेज से हम एक्स्ट्रा एडवांटेज ले पाएंगे। हाँ या ना? इकोनॉमिक्स इन डेली लाइफ की अगर हम बात करें, अगर हम प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग की बात करें, अ रेस्टोरेंट विल रिफ्लेक्ट द मल्टीपल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे कि रेस्टोरेंट बिल पर टैक्स रेट्स आपके रहते हैं, गवर्नमेंट कितना टैक्स आपके ऊपर लगा रही है, तो ये एक पहलू हो गया, एक एस्पेक्ट हो गया। प्राइस ऑफ द फूड आइटम्स कहीं ना कहीं जो कन्वे करता है कि भाई इसमें कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी शामिल है, प्रोसेसिंग कॉस्ट भी शामिल है, लेबर बेसिस वगैरह भी शामिल है, ठीक है, उसमें प्रॉफिट्स वगैरह भी उनके शामिल होते हैं। तो जब भी प्राइस की बात करते हैं तो वो लॉट मोर थिंग्स को एक्सप्लेन करता है। कुछ डिशेस की बात करते हैं तो इन्होंने बोला जैसे मीट डिशेस वगैरह होती हैं, उनके प्राइस हायर होते हैं ड्यू टू द हायर प्रोसेसिंग एंड लेबर कॉस्ट, उन पर ज्यादा खर्चा होता है तो लेबर कॉस्ट भी ज्यादा होती है, तो उनके प्राइस अकॉर्डिंगली ज्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट हम आइसक्रीम हैज अ लोअर प्रोसेसिंग कॉस्ट, हेंस द लोअर प्राइस डिफरेंसेस फ्रॉम मार्केट प्राइस। अब जैसे आइसक्रीम की बात करते हैं, मार्केट से आपने परचेज करा और उसे फर्दर क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो लेबर कॉस्ट उसमें बहुत कम होती है, बस बॉक्स से निकाला और सामने वाले को सेल कर दिया। तो मार्केट से जो प्राइस आपने पिक करे, प्रोसेसिंग कॉस्ट उसमें बहुत कम है। भाई आटा परचेज किया, उसकी चपाती बना रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो आटा और चपाती के प्राइस में डिफरेंस होगा, हाँ है ना? बट अगर आइसक्रीम परचेज कर रहे हैं एज इट इज बॉक्स में और बॉक्स में ही सेल कर दे रहे हैं, उसमें प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या है, कुछ नहीं, तो वहां प्राइसेस में डिफरेंस आपको कम दिखाई देंगे। हायर वेजेस इन अ फेमस रेस्टोरेंट इंक्रीज द ओवरऑल प्राइसेस। अगर किसी आप पॉपुलर या फेमस या 5 स्टार में चले जाओगे तो वहां हायर वेजेस वो पे करते हैं। भाई नॉर्मल क्या होगा, किसी छोटे रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाओगे तो वहां एक छोटू होगा, वो छोटू ही टेबल साफ करके चला जाएगा, और छोटू फिर बिना हैंड वॉश करे उसी हाथ से आपके लिए चपाती लेकर के आ जाएगा। तो छोटू सारे काम कर दे रहा है, तो वहां पर सर्विस कॉस्ट ज्यादा नहीं पड़ रही रेस्टोरेंट ओनर को, तो वो आपसे सस्ते प्राइस में खाना खिला दे रहा है। और वहीं आप 5 स्टार में जाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि वो चपाती गेहूं की जगह सोने की बनाएंगे, लेकिन प्राइजेस में क्या होगा, डिफरेंस होगा, क्योंकि जो पर्सन सर्व कर रहा है उसने एक अच्छी खासी डिग्री ले रखी है, हो सकता है उसने होटल मैनेजमेंट कर रखा हो, एक अच्छी खासी डिग्री लेकर के वही छोटू का काम कर रहे हैं। और जब वो सैलरी अच्छी ले रहा है तो उसका सैलरी किससे चार्ज किया जाएगा, कस्टमर से चार्ज किया जाएगा। तो इन दैट पर्टिकुलर केस उसका सर्व करने का तरीका डिफरेंट होता है, तो वह हायर बेसिस पे करना पड़ता है, प्राइसेस में डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो हम बात करते हैं रेंट, सप्लाई ऑफ वेजिटेबल्स वगैरह, डेयरी, मीट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द फाइनल प्राइसिंग। बोला कि आप किस जगह किस प्रेमाइसेस में ये सर्विसेज दे रहे हैं, उसका रेंट, वेजिटेबल्स की सप्लाई आपको कहां से हो रही है, ये इंपैक्ट पड़ जाता है, कई बार वो सस्ती पड़ती है, कई बार महंगी पड़ती है। डेयरी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं खाने में, उससे भी इंपैक्ट पड़ जाता है। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जैसे मीट वगैरह की बात करते हैं जो जानवरों से आते हैं, वो महंगे पड़ते हैं, तो उनका आप यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उससे भी आपके प्राइसिंग पर इंपैक्ट पड़ जाता है। तो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इन्होंने बोला कि एक होटल में जा रहे हो, एक रेस्टोरेंट में जा रहे हो, तो रेस्टोरेंट के बिल से बहुत सारे फैक्ट को आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, हाँ है ना? नेक्स्ट हमने बात करी बेटा रोल ऑफ इकोनॉमिक्स इन अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बोला कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अगर समझना है तो इकोनॉमिक्स का काफी ब्रॉडर रोल वहां बना रहता है। एवरी इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज एन इकोनॉमिक एजेंट knowingly or unknowingly provide an analytical advantage to understand market change, business manipulation, future business opportunities। पूरा जब जब हम बात करेंगे, जब जब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स को लेकर के, तो इन्होंने बोला इन केस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज जाने अनजाने, इन्होंने बोला जाने अनजाने आप बहुत सारी एनालिटिकल एडवांटेज आपको मिल जाते हैं ड्यू टू इकोनॉमिक्स। वो एनालिटिकल एडवांटेज आपकी मार्केट चेंजेस को लेकर के हो सकता है,
वही एनालिटिकल एडवांटेज आपके बिजनेस मैनिपुलेशंस को लेकर के हो सकते हैं, वही एनालिटिकल एडवांटेज आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को लेकर के हो सकते हैं। हमें और ये सारे नॉलेज, ये सारे के सारे नॉर्म्स कहां से देखने को मिलते हैं? बोला यही सारे नॉर्म्स हमको बिजनेस या इकोनॉमिक्स से, बिजनेस इकोनॉमिक्स से देखने को मिलते हैं या फिर इकोनॉमिक्स से देखने को मिलते हैं। मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं, आप मुझे एग्जांपल बताना कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। आप जिस एरिया में रहते हैं ना बेटा, वहां पर नोटबुक आपको 300 पेज की नोटबुक 200 रुपए की मिलती है, और यहाँ मार्केट में आते हो लक्ष्मी नगर, यहाँ पर 300 पेज की नोटबुक में एक एग्जांपल ले रहा हूँ 50 रुपए की मिल जाती है। हम रफली एक एग्जांपल ले रहे हैं। अब बेटा आपको मालूम है यहाँ वो नोटबुक 50 की मिल रही है, एक एरिया में 200 रुपए की सेल हो रही है, तो क्या करना चाहिए आपको? जहां 50 की मिल रही है वहां से उसे खरीद लेना चाहिए। ये डिसीजन आपको कहां से लिया, कैसे लिया, कौन से फंडामेंटल्स को यूज करते हुए लिया? लेकिन कहीं पढ़ा था आपने इकोनॉमिक्स की बुक्स में? ये बचपन से आप जानते हो, जहां से सस्ता मिल रहा है वहां से उसे परचेज कर लो। और बेस्ट टू बेस्ट कोई और ज्यादा दिमाग लगा सकता है, बोला मैं तो परचेज कर ही रहा हूं, मैं यहां से खरीद के ले जाता हूं और उधर जो जिनको रिक्वायरमेंट है उनको सेल करता हूं। दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को लेकर के, कि हम कहां पर बिजनेस कर सकते हैं। बात क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्केट चेंजेस। इसका एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस अभी चल रहा है 1000 रुपए पर यूनिट, जो आपके बहुत काम में आता है, डेली काम में आता है एक यूनिट। अब वो एक यूनिट डेली यूज में आता है और अब वो प्रोडक्ट कल से 2000 रुपए पर यूनिट हो जाएगा। तो अभी क्या करना चाहिए आपको? क्या करना चाहिए? स्टॉक में रख लेना चाहिए। बोला कि सर 1000 रुपए पर यूनिट में खरीद के कुछ टाइम का तो स्टॉक कर ही लो। ये कहां से सीखा? मालूम नहीं सर कहां से सीखा, बचपन से मालूम है ये तो, अभी सस्ता मिल रहा है तो लूट लो, आया ना? तो मार्केट चेंजेस को कैसे टैकल करना है वो भी कई बार हमारे को बचपन से हमारे जीन्स में अवेलेबल है, कि हम मार्केट चेंजेस आएंगे तो डिसीजन कैसे लेना है। यस या नो? नेक्स्ट हम बात करेंगे बिजनेस मैनिपुलेशंस को लेकर के। मान के चलो जैसा प्रोडक्ट आप बना रहे हैं और वैसा ही प्रोडक्ट दूसरे ने बनाना चालू कर दिया और सेल करना चालू कर दिया, अब आप क्या करेंगे कि आपका बिजनेस ज्यादा बेहतर चले? आपने पहला टारगेट, सर हम प्राइस कम कर देंगे, उसका प्राइस और हमारा प्राइस कम तो हमारा प्रोडक्ट ज्यादा सेल होगा। उसने भी प्राइस कम कर दिया तो सोचो बेटा, अगर सामने वाले ने भी प्राइस कम कर दिया तो कोई और हथियार है आपके पास? डिस्काउंट एक तरीके से प्राइस कम करना ही मैं मान के चल रहा हूं, वो हालांकि स्ट्रेटजी होती है, अलग स्ट्रेटजी हो जाती है कि भाई डिस्काउंट हमने इंस्टेंटली और दे दिया, राइट? इन्होंने कहा सर प्रोडक्ट डबल दे देंगे, बाय वन गेट वन फ्री है। सर्विस ज्यादा अच्छी देंगे, कैसे बेटा? आफ्टर सेल सर्विस बढ़ा देंगे। आप तो इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल सारे ही आते हैं। या ऐसा भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत इनोवेशन कर देंगे, हमारा प्रोडक्ट समथिंग दूसरे के प्रोडक्ट से क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। जैसे कि पहले था लक्स, फिर हो गया गुलाब की खुशबू वाला लक्स, है ना? क्लियर? फिर मान के चलो लगता है कि भैया गुलाब की खुशबू से काम नहीं चल रहा, वो तो खुशबू सबने डाल दी, किसी ने और दूसरे फ्लावर की डाल दी, तो हमने कहा सिर्फ खुशबू से काम नहीं चल रहा, हमने बोला कि अब इसमें हल्दी चंदन एसेंस भी आ रहा है, एकदम चमक जाओगे। तो इन दैट पर्टिकुलर केस क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा इनोवेशंस हो रहा है, क्रीम से भरपूर कर दिया उसे और थोड़ा सॉफ्टनेस की हम बात करने लगे। तो समटाइम जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये आपको एनालिटिकल एडवांटेज देता है टू अंडरस्टैंड द मार्केट चेंजेस। सेकेंड वन इज बिजनेस मैनिपुलेशंस, थर्ड वन इज फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। क्लियर? नेक्स्ट इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, फर्दर हम रोल ऑफ इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। अब तक कुछ ऐसा लग रहा है कि हम कोई सब्जेक्ट ऐसा पढ़ रहे हैं जो हमको नहीं आता, है ना? आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल ऐसे मिलेंगे, आपको लगता है कि ये तो हमको पहले से आता था।
हमने बात करी इट इज एसेंशियल फॉर द स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व इन द बिजनेस मैनेजमेंट लॉ एंड पब्लिक पॉलिसी। बोला ऐसे पर्सन, चाहे तो वो स्टूडेंट्स हैं या फिर वो प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो बिजनेस में या मैनेजमेंट में है या लॉ सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं या फिर पब्लिक पॉलिसी बनाने में उनका योगदान रहता है, रोल रहता है, हर एक पर्सन के लिए इकोनॉमिक्स क्या रहता है, एसेंशियल होता है। क्योंकि ये बेसिक नीड आपकी जो होती है, बेसिक एस्पेक्ट्स होते हैं एक ह्यूमन लाइफ को चलाने के लिए, हमेशा जरूरी होता है कि भाई रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। रिसोर्स हमारे पास स्कार्स है, रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है, स्कार्स मतलब लिमिटेड है। और जहां स्कार्सिटी हो या रिसोर्स लिमिटेड हो तो यूज कैसे करना चाहिए, संभल के करना चाहिए, है ना। इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। तो बोला हर एक पर्सन के लिए इकोनॉमिक्स का रोल अपने आप में बहुत ब्रॉडर हो जाता है। क्लियर। मुद्दा हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई इकोनॉमिक्स हम क्यों स्टडी करते हैं, तो रीजंस की बात कर दें, वन बाई पॉइंट उठा लेते हैं रीजंस को। कि इकोनॉमिक्स फॉर सिटीजन, इकोनॉमिक्स फॉर सिटीजनशिप की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यहां आ जाता है, मोस्ट पॉलिटिकल डिसीजंस आर बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्ट्रेटजी। जितने भी पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं वो आपके इकोनॉमिक स्ट्रेटजी के बेसिस पर लिए जाते हैं, इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के बेसिस पर लिए जाते हैं। और एज अ सिटीजन, अगर हम किसी कंट्री के सिटीजन हैं तो वहां अगर हमको इकोनॉमिक फंडामेंटल नहीं आते तो हम ना तो पॉलिटिकल डिसीजंस को समझ पाएंगे और ना ही अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई वो डिसीजन लेने की तो ले पाएंगे। इश्यूज लाइक जैसे टैक्स में सुधार करना है, इंटरनेशनल ट्रेड को हमें क्या करना है, प्रमोट करना है, बढ़ाना है, वेलफेयर स्कीम्स लेके आनी है, तो वहां पर हमारे को इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। दूसरा मुद्दा है इकोनॉमिक हेल्प बोथ वोटर्स एंड द पॉलिसी मेकर टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। बोला इकोनॉमिक के फंडामेंटल्स अगर वोटर्स को भी आते हैं और पॉलिसी मेकर्स को भी आते हैं, तो आप ये समझ सकते हो कि जो ये पॉलिसी बना रहा है ना हमारे लिए, ये सही पॉलिसी बना रहा है या खराब पॉलिसी बना रहा है। तो अगली बार जैसे हमारे कंट्री में जहां हमारे बोर्ड से हमारी सरकार चेंज होती है, जहां हमारे बोर्ड से हमारी सरकार चेंज होती है, ऐसी जगह पर हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल बहुत काम आते हैं। क्लियर। तो हमने बात करी रीजन फॉर स्टडिंग द इकोनॉमिक्स। जब जब इकोनॉमिक्स की स्टडी की हम बात करते हैं, अगर उन रीजंस की अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स फॉर सिटीजनशिप की जब हम बात करते हैं, मोस्ट पॉलिटिकल डिसीजंस आर बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक स्ट्रेटजी। और इन्होंने बोला चाहे टैक्स रिफॉर्म की बात करें, चाहे इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें, चाहे वेलफेयर स्कीम्स की बात करें, हर एक स्कीम को समझने के लिए जो बना रहा है उसके लिए भी और जिसके लिए बनाई जा रही है वोटर उनके लिए भी इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की जरूरत होती है। रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करेंगे, अंडरस्टैंडिंग द जीएसटी रेट हेल्प सिटीजंस इवेल्युएट द गवर्नमेंट प्राइसिंग पॉलिसीज एंड डिमांड अकाउंटेबिलिटी। अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। पहला रीजन समझ में आया, रीजन फॉर स्टडिंग इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स फॉर सिटीजंस। दूसरा इकोनॉमिक्स फॉर अचीविंग सोशल चेंज। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें फॉर अचीविंग सोशल चेंज तो वो मेजर सोशल इश्यूज सच एज पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर, इस टाइप के जो जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे माल न्यूट्रिशन हो गया, इसमें क्या होगा कि भाई न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर तरीके से, कुपोषण जिसे बोलते हैं बेसिकली। तो इन्होंने बात करी पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर जैसे बहुत सारे एस्पेक्ट जहां पर पब्लिक एट लार्ज को न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिल पा रहे, इस टाइप की चीजें भी कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमिक्स में कवर होते हैं। तो इन्होंने बोला इकोनॉमिक्स फॉर अचीविंग द सोशल चेंज, तो इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स यहां हेल्प करता है कि भाई आइडेंटिफाइंग द ओरिजिन्स ऑफ प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम का ओरिजिन आप आइडेंटिफाई कर पाओ। दूसरा फेलियर ऑफ पास्ट पॉलिसीज, कि भाई इन सारे एस्पेक्ट्स को टैकल करने के लिए जो पास्ट में पॉलिसीज बनी वो फेल क्यों हुई
उनके फेलियर्स को आइडेंटिफाई करने में आपको इकोनॉमिक्स मदद करता है। नेक्स्ट हमने बात करा डिजाइनिंग द इफेक्टिव सॉल्यूशंस। इकोनॉमिक्स क्या करता है कि भाई आपकी प्रॉब्लम क्या चल रही है, इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, वो सॉल्यूशन ड्राफ्ट करने में इकोनॉमिक्स मदद करेगा। अब जैसे हम बात करते हैं पॉवर्टी, गरीबी की समस्याएं चल रही है, पॉवर्टी की समस्याएं चल रही है। भाई हमारे यहाँ पॉवर्टी क्यों है, रूट कॉज समझो। अंग्रेजों ने हम पर राज किया, लोगों का शोषण किया, रिसोर्सेज को यहां से शिफ्ट कर दिया अपनी कंट्री में, पॉपुलेशन हमारी ठीक ठाक थी, इंफ्रास्ट्रक्चर यहां डेवलप नहीं किया, सिर्फ यहां से पैसा क्या किया उन्होंने, खींचा, रिसोर्स को खींचा और अपनी कंट्री में शिफ्ट किया। हम आजाद हुए, नया नेशन बना, अपने कंट्री को, अपने घर को डेवलप करने में टाइम लगता है। तो पॉवर्टी एक रीजन था हमारे पास कि हम गुलाम रहे, लेकिन उसके बाद अब कैसे उसे बेहतर किया जा सकता है, कैसे हम पॉवर्टी को दूर कर सकते हैं। जब बिजनेस ग्रो करे, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा से ज्यादा हो, सर्विस सेक्टर ग्रो करे, लोगों को जॉब मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जिसको काम मिलेगा पैसे मिलेंगे, सुबह से लेकर शाम तक काम करेगा पैसे मिलेंगे, और वो ऑटोमेटिकली ग्रो करता चला जाएगा। बात क्लियर? समस्या क्या है उसको समझा, समस्या का सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसकी बात करें, ये सारे फंडामेंटल्स आपको इकोनॉमिक्स में देखने को मिल जाते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स आर डिजाइन्ड आफ्टर स्टडिंग द अनएम्प्लॉयमेंट डेटा एंड इनकम इनइक्वालिटी। नेक्स्ट बेटा, पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में भी इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आया ना बेटा, हमारे देश के 10 साल प्रधानमंत्री रहे, उन्हें बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट के तौर पर जाना जाता था। क्या आप उनका नाम बता सकते हो मुझे? बोलो बेटा। डॉक्टर मनमोहन सिंह, नाम सुना होगा आपने। इकोनॉमिक्स में उनका एक्सपर्टाइजेशन था और हमारे देश के 10 साल प्रधानमंत्री भी रहे। जाहिर सी बात है, मनमोहन सिंह की अगर हम बात करें तो जब भी कोई चुनाव में खड़ा होता है, चुनाव जीतता है, तो कहीं ना कहीं उसका जनाधार होता है, पब्लिक बेस होता है, लोग उसे लाइक करते हैं। बट स्टिल बहुत ज्यादा शुरुआती टाइम पर वो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल लीडर या प्रधानमंत्री इस वजह से नहीं बने कि बहुत ज्यादा उनका नाम था चारों तरफ। वो प्रधानमंत्री किस लिए बने? क्योंकि उनकी नॉलेज एक्सट्रीम लेवल की थी। प्रधानमंत्री बनने से पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे थे, और 1994 में सर्विस टैक्स जैसा कंसेप्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह ही लेके आए थे कि जब बोला गुड्स पे टैक्स लग सकता है तो सर्विस से भी कमाई होती है, तो सर्विसेज पे टैक्स क्यों नहीं लग सकता। तो ये चीजें कोई वही पर्सन कर सकता है जिसको, जो कहीं ना कहीं एक नॉलेज बेस रखता हो, इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को समझ सकता हो। तो पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट का इससे बेस्ट एग्जांपल नहीं हो सकता। भाई इकोनॉमिक्स अगर आपकी जानकारी आपको पास है तो कहीं ना कहीं आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट आपके कैरियर को ईच एंड एवरी डायरेक्शन में, इवन दो पॉलिटिकल कैरियर को भी आगे लेकर के जा सकता है। इकोनॉमिक्स इज अ प्रीफर्ड सब्जेक्ट फॉर द कैरियर्स इन बिजनेस, लॉ, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। It enhances the decision making ability and improve the understanding of the professional environment. इन्होंने बोला इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर अगर आपकी कमांड है तो आप चाहे कोई भी काम करें, ईच एंड एवरी वर्क में आपकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज है ना, वो बहुत बेहतर हो जाती है। यस या नो? रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो बिजनेस मैनेजर यूजेस द डिमांड फोरकास्टिंग टू डिसाइड द प्रोडक्शन लेवल। बोला जो बिजनेस का मैनेजर है कहीं ना कहीं डिमांड फोरकास्टिंग को यूज करेगा, और डिमांड फोरकास्टिंग फंडामेंटल हम कहां पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स में। किस लिए करेगा? क्योंकि उसे डिसाइड करना है कि कितना प्रोडक्शन करना है। बिना कितना सेल होगा उसके बिना अगर आप फोरकास्टिंग करें तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। कितना सेल होने वाला है, कितना सेल होने वाला है, वो फोरकास्टिंग अगर आपको मिल जाएगी तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको एडवांटेज उसका रहेगा ही रहेगा इस बात का। ये पॉइंट क्लियर है बेटा?
इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स एज अ टूल फॉर रेशनल थिंकिंग, जैसा कि मैंने अभी आपसे बात करा, अगर इकोनॉमिक्स नॉलेज आपके पास है तो आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर हो जाती है। और डिसीजन मेकिंग बेहतर कब होती है कि जब आपकी थिंकिंग अच्छी हो जाए, रेशनल, यानी कि डिसीजन कैसे होंगे, समझदारी भरे आपके डिसीजन होंगे, अलर्टनेस आ जाती है। इकोनॉमिक्स रिलाइज ऑन द मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स फॉर द ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, और इट डेवलप द एनालिटिकल टूल फॉर रेशनल डिसीजन मेकिंग। मतलब डिसीजन मेकिंग जो करोगे वो कैसी होगी, आपकी करेक्ट होगी। क्लियर? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, एसडीआई मेजर द इकोनॉमिक, सोशल एंड एजुकेशनल प्रोग्रेस टुगेदर। बोला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एसडीआई की बात करते हैं तो मेजर करता है इकोनॉमिक, सोशल और एजुकेशनल प्रोग्रेस किस टाइप की हमारी चल रही है। रियल लाइफ एग्जांपल, एसडीआई इज यूज्ड टू कंपेयर डेवलपमेंट लेवल ऑफ द स्टेट्स एंड कंट्रीज बियॉन्ड द इनकम अलोन। अब तक का जो टॉपिक पढ़ा कि हम क्यों इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं, ये टॉपिक बेटा एग्जाम में आना थोड़ा मुश्किल है। सिंपल सी बात करूं कि डायरेक्ट आ जाए कि वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स, इस टॉपिक को सिर्फ ना सिर्फ क्रक्स से आप कर लेना। क्लियर? क्रक्स में अब तक देखते हैं कि क्या जो हमने मुद्दे डिस्कस करे वो सारे कवर है। इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन हाउ सोसाइटी अलोकेट द स्कार्स रिसोर्सेज, कैसे आप अपनी स्कार्स रिसोर्सेज का बेस्ट टू बेस्ट यूटिलाइजेशन करेगी सोसाइटी, ये सारी चीजें कहां सीखने को मिलती हैं, इकोनॉमिक्स में। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड प्राइसेस, टैक्स, वेजेस, प्रोडक्शन। बोला इनसे कनेक्टेड एस्पेक्ट को समझने में क्या मदद करता है, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज एसेंशियल फॉर सिटीजनशिप एंड पॉलिसी अवेयरनेस। आप सिटीजन है तो भी इकोनॉमिक्स जरूरी है, आप पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी मेकर है तो भी इकोनॉमिक्स जरूरी है। इट प्ले अ की रोल इन सॉल्विंग द सोशल प्रॉब्लम, और इट इनहेंस द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड रेशनल थिंकिंग। कोर पर्पस की बात करें, अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन डेली लाइफ। डेली एप्लीकेशन की बात करें तो प्राइस, टैक्सेशन, वेजेस, कंज्यूमशन में कहीं ना कहीं डेली इकोनॉमिक फंडामेंटल्स आपके अप्लाई होते हैं। सिटीजन का रोल कहीं ना कहीं बेटर पॉलिटिकल एंड पॉलिसी डिसीजंस हो जाता है यहाँ पर। सोशल इंपैक्ट की बात करें तो आप पॉवर्टी, इनइक्वलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मुद्दों को क्या कर सकते हो, टैकल कर सकते हो। प्रोफेशनल वैल्यू की बात करें तो बिजनेस लॉ, पॉलिसी, मैनेजमेंट डिसीजंस में इकोनॉमिक्स काफी हेल्पफुल रहता है। और एनालिटिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो यूज ऑफ डेटा, स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक इंडिसेस कहीं ना कहीं यहाँ आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स को इंडिकेट करने और क्वांटिफाई करने में आपकी मदद करते हैं। निमोनिक्स फॉर द मेमोरी ऐड की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स से ही हमने इन्हें कनेक्ट कर दिया कि भैया एवरीडे डिसीजन, सिटीजनशिप, अवेयरनेस, अपॉर्चुनिटी, एनालिसिस एंड फॉर नेशनल डेवलपमेंट, ऑब्जेक्टिव थिंकिंग, मार्केट अंडरस्टैंडिंग, इनकम एंड इनइक्वलिटी, कॉस्ट एंड चॉइस, सोशल प्रॉब्लम सॉल्विंग एस्पेक्ट के लिए इकोनॉमिक्स को स्टडी करना जरूरी हो जाता है। क्लियर? तो लास्टली इस टॉपिक का सिर्फ क्रक समरी और निमोनिक्स ही कवर कर लोगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आगे बढ़े बेटा। अब यहां मुद्दा हमारा स्टार्ट हो जाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो कि सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, स्कार्सिटी एंड चॉइस। इकोनॉमिक्स की हम बात करेंगे जिसमें सबसे बड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है स्कार्सिटी, और साथ ही साथ जहां जहां स्कार्सिटी होती है तो फिर चूज कैसे करें, चॉइस कैसे मेंटेन करें, ये बिगेस्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। मुझे एक बात बताओ, क्या हमारे जितनी भी रिसोर्स होती है, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, और जो नेचुरल नहीं है तो वो तो जाहिर सी बात है स्कार्स होगी होगी, क्योंकि अभी बनाया फिर वो कंज्यूम भी हो जाना है। तो मुझे बताओ, क्या बेटा नेचुरल रिसोर्सेज में भी आपको स्कार्सिटी फील होती है या नहीं, पहले तो ये बताओ। बेटा अर्थ पर अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंटेज हिस्से में पानी है, बोलो बेटा। मतलब हम कह सकते हैं कि मोर देन 70% हिस्से में पानी है अर्थ पर, हाँ या ना। लेकिन आपको क्या लगता है
क्या पानी की कभी कमी नहीं होती? नहीं होगी, नहीं अभी पूछ रहा हूं आपसे, होती है नहीं होती? अब दिल्ली एनसीआर में अगर रहते हैं तो समटाइम ऐसा फील होता है ना कि पानी नहीं आया आज। हाँ है ना? या पानी आया तो गंदा पानी आ रहा है, सप्लाई वाटर। यस या नो? ड्रिंकिंग वाटर जो सप्लाई होता है, तो समटाइम इतना ज्यादा पानी हो जाने के बावजूद भी कई जगह पर, बहुत सारी लोकेशंस पर पानी के लिए क्या रहता है? दिक्कत रहती है, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं हो पाता। जब इतना पानी है तो फिर क्यों बोलते हैं हम सेव वाटर? हाँ है ना? इसका मतलब इतना बड़ा रिसोर्स होने के बावजूद भी स्कार्सिटी है ना। अभी और बात बताता हूं बेटा। जैसे आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो, तो यहां पर सूर्य देवता की कृपा आपके ऊपर सालों साल में से कम 8 महीने बरसती है, और बड़ी तेजी से बरसती है। लेकिन वो 4 महीने जो ठंड का मौसम होता है, अभी स्कार्सिटी फील कर रहे हो नहीं कर रहे हो? ऐसा लगता है ना कि भाई सूरज निकलना चाहिए, थोड़ा स्पीड से, थोड़ा तेज निकलना चाहिए। 4 महीने में ही हमको स्कार्सिटी फील हो जाती है नहीं हो जाती है? कितना ज्यादा सनलाइट हमको मिलता है, कितना ज्यादा हीट रहता है, लेकिन फिर भी उसकी कमी महसूस हो जाती है। तो रिसोर्स रिसोर्स चाहे बेटा कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, रिसोर्स चाहे कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन कमी तो उनकी महसूस होती है ना बेटा। हाँ या ना? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इकोनॉमिक्स में जो बिगेस्ट प्रॉब्लम होती है, स्कार्सिटी एंड चॉइस। ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। द टर्म इकोनॉमिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया। जब हम बात करते हैं, ओकोज की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है हाउस, राइट? और नोमोज की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है मैनेजमेंट। तो इकोनॉमिक्स की जो शुरुआत ही की गई, तो कैसे की गई? हाउस मैनेजमेंट से शुरुआत की गई। भाई इकोनॉमिक्स वर्ड किस लिए आया? हाउस मैनेजमेंट के लिए आया। इंडिविजुअल लेवल पर हम घर को मैनेज कर रहे हैं, घर थोड़ा सा बड़ा हुआ तो बिजनेस हो गया एक तरीके से। भाई बिजनेस में ज्यादा बड़ा परिवार हो जाता है, ज्यादा एम्प्लॉयज हो जाते हैं, उसको भी मैनेज करना है। वो भी क्या कर रहे हैं? आप घर मैनेज कर रहे हैं। जब अपने देश को घर मान लो तो कंट्री को मैनेज कर रहे हो। सारे ग्लोब को अपना घर मान लो तो सारे संसार को मैनेज कर रहे हो। मैनेज करने के फंडामेंटल तो सेम ही रहेंगे, चाहे आप स्मॉलर लेवल पे मैनेज कर रहे हैं या फिर वाइडर लेवल पे मैनेज कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स है क्या? बोला ओकोस मतलब हाउस, और नोमोस मतलब मैनेजमेंट। यानी कि हम हाउस मैनेजमेंट से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स की शुरुआत मानते हैं। ग्रीक वर्ड से हमने इसे उठाया, और इकोनॉमिक्स ओरिजिनली मेंट मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड रिसोर्सेज। जो हमारे हाउस होल्ड की रिसोर्सेज हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, दैट मीन्स वो कौन सिखाता है हमें? इकोनॉमिक्स। Over the time, scope of economics is expanded beyond the household to include the individual's business, government and nations. धीरे धीरे उन्हीं फंडामेंटल्स को हम बिजनेसेस में लगाते चले गए, अपने कंट्री लेवल पर उन्हें लगाते चले गए, और आज के टाइम में वही सब फंडामेंटल इंटरनेशनल लेवल तक अप्लाई हो रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स में जो स्टडी करते हैं, हम अपनी रिसोर्स को मैनेज करने की स्टडी करते हैं। और रिसोर्स के बारे में बात करें तो रिसोर्स आर स्कार्स। तो कैसे उनको मैनेज करना है, कैसे उनका यूज करना है, कैसे उनमें चॉइस मेंटेन करनी है, ये सब कौन सिखाता है बेटा? इकोनॉमिक्स सिखाता है। क्लियर हो गया? नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस। अगर इकोनॉमिक्स की हम नेचर की बात करें, तो इकोनॉमिक्स को एक तरीके से सोशल साइंस के तौर पर भी ट्रीट किया जाता है। मुद्दा क्या है बेटा हमारा? नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस। और क्यों है एक इकोनॉमिक्स सोशल साइंस? बोला इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस क्योंकि ये स्टडी करता है हाउ इंडिविजुअल, फर्म, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी मेक
डिसीजंस। और जहां सारी सोसाइटी, सारा सोशल सिनेरियो डिसीजन ले रहा हो तो वो क्या, कैसा डिसीजन हो गया बेटा, सोशल डिसीजन। तो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को या इकोनॉमिक्स को एक तरीके से सोशल साइंस के तौर पर भी ट्रीट किया जा सकता है। हाँ है ना भाई, सोशल साइंस मतलब ऐसी साइंस जो सोसाइटी एज अ लार्ज को गवर्न करेगी, और हम सब मिलकर के क्या बनती है, सोसाइटी बनती है। हम सबके मिलकर के जो डिसीजन है वो क्या हो गए, सोसाइटी और समाज के डिसीजन हो गए। तो इकोनॉमिक्स का जो नेचर है एक तरीके से वो कैसा ट्रीट किया जा सकता है, सोशल साइंस के तौर पर ट्रीट किया जा सकता है। These decisions relate to the allocation of the limited resources। जब हम इकोनॉमिक्स के डिसीजंस की बात करते हैं तो यही डिसीजन कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं कि भाई लिमिटेड जो रिसोर्सेज होते हैं उनका अलोकेशन कैसे करना है। हाँ है ना, इकोनॉमिक्स हैज क्लोज लिंकेज विद पॉलिटिक्स, बिजनेस, लॉ एंड साइकोलॉजी। मैं एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, आंसर करना बेटा। आपके घर पर इतना दूध है कि 3 लोगों की चाय बन सकती है, और घर 4 गेस्ट आ जाते हैं, क्या करोगे? नहीं, मान के चलो इमीडिएटली दूध नहीं ला सकते तो क्या करोगे? बेस्ट जो एग्जांपल इन्होंने जो दिया दैट वाज कि सर उसमें पानी का क्वांटम थोड़ा बढ़ा देंगे। ये इकोनॉमिक फंडामेंटल है, बाय बर्थ में मिल जाते हैं। पानी और दूध के कॉम्बिनेशन से चाय बनती है, भाई चाय में थोड़ा दूध कम हो जाएगा, वो कोई थर्मामीटर तो लगा नहीं जो मेजर कर लेगा उसका, बट काम तो चल जाएगा ना अभी के लिए। हाँ है ना, तो स्कार्स रिसोर्स था, आपने कैसे उसे यूटिलाइज करना है, इकोनॉमिक फंडामेंटल आपके पास अवेलेबल है, राइट। तो इन्होंने बोला कि ये दीज डिसीजन रिलेट टू द अलोकेशन ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज। अच्छा, एक और एग्जांपल इसी से कनेक्टेड पूछ लेता हूं। 3 कप चाय बन के रेडी हो चुकी है, और अक्सर करके ऐसा होता है कि जैसे चाय बनी, चौथा कोई आ गया, बताओ बेटा अब क्या करोगे? भाई 3 कप चाय बन के रेडी हो चुकी, किचन में रेडी है, अब 4 एक और गेस्ट कोई आके बैठ जाता है, अब उसे चाय नहीं देनी, थोड़ी थोड़ी कम करके एक चौथा कप बना लेंगे। भाई उसे फुल भरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा क्या कर दो, सब में से कम कर दो, 4 कर दो, 3 के 4 कर दो। हाँ या ना, 3/4 कर दिया हमने। ऐसा होता है ना, जैसे ऑर्डर करते हैं, सूप ऑर्डर करते हैं, भाई 1/2 ले आना, मतलब लाना एक लेकिन उसे 2 बर्तन में डाल के ले आना। हाँ या ना, तो चाय तो 3 कप है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, उसे 4 में डाल दिया, 3/4 कर दिया। तो इन दैट पर्टिकुलर केस हमने क्या किया कि भाई जो लिमिटेड रिसोर्स थी उसका अलोकेशन कर दिया। तो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस, जो सोशल एस्पेक्ट्स होते हैं, जो सोशल डीलिंग्स होती हैं, उनमें ये हमारी मदद कर रहा है कि वो कैसे हम डिसीजन ले पाते हैं। तो इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस, ये स्टडी करता है हाउ इंडिविजुअल, फर्म्स, गवर्नमेंट, सोसाइटी मेक डिसीजंस, कैसे आप डिसीजन लेते हो। दीज डिसीजन रिलेट टू द अलोकेशन ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज, और ये डिसीजन हमारे किससे कनेक्टेड हो सकते हैं कि भाई लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे क्या किया जाए, अलोकेट किया जाए, बांटा जाए। इकोनॉमिक्स का क्लोजली लिंक होता है पॉलिटिक्स, बिजनेस, लॉ एंड साइकोलॉजी, इन सारे के सारे एस्पेक्ट से कनेक्टेड होता है। इकोनॉमिक्स एज द स्टडी ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस। दूसरा इन्होंने बोला इकोनॉमिक्स एक तरीके से स्कार्सिटी और चॉइस की स्टडी होती है। इकोनॉमिक्स डिफाइन एज द स्टडी ऑफ द चॉइस अंडर द कंडीशन ऑफ स्कार्सिटी। जब बोलो कंडीशन ऑफ स्कार्सिटी होती है तो आपको क्या चीजें चूज करनी है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करता हूं बेटा, या तो मैं सीए पढ़ा सकता हूं, या मैं सीए पढ़ा सकता हूं, या मैं सीएमए एक टाइम पर तीनों तो नहीं पढ़ा सकता ना, ऑल 3 नहीं पढ़ा सकता ना। क्योंकि क्यों नहीं पढ़ा सकता बेटा ऑल 3? क्योंकि टाइम स्कार्स है। ऐसा नहीं कि मुझे पढ़ाना नहीं आता, अगर मेरी घड़ी 24 की जगह 48 घंटे की हो तो मैं तीनों सेगमेंट को पढ़ा दूंगा। हाँ या ना, वो बात अलग है वो बात अलग है कि मैं रिकॉर्डिंग करता जाऊं
और फिर रिकॉर्डिंग सेल करना चालू करूं, तो सब तीनों सेगमेंट पढ़ा सकता हूं सेम टाइम में। एक टेक्नोलॉजी अलग यूज कर ली जाए, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूं जैसे मेरे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये हम एज्यूम करते हैं, और मैं सीएस सेगमेंट को पढ़ा रहा हूं, तो क्या उस सेम टाइम पर सीएस सेगमेंट पढ़ा दूंगा? क्योंकि किस चीज की स्कार्सिटी है? टाइम की। अब मुझे ये सेलेक्ट करना है कि इतने टाइम में से मुझे किसको टाइम देना है, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझे ज्यादा मिलता जाएगा मैं उसको टाइम देता जाऊंगा, हाँ या ना? तो मैंने बात करा इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ चॉइस अंडर द कंडीशन ऑफ स्कार्सिटी, और दिस डेफिनेशन हैज टू कोर एलिमेंट। फर्स्ट वन इज स्कार्सिटी। समस्या किस बात की है? अब मैं अपनी स्कार्सिटी की बात करूं, नॉलेज की स्कार्सिटी नहीं है, टेक्नोलॉजी की स्कार्सिटी नहीं है, क्लासरूम्स की स्कार्सिटी नहीं है, टीचर के टाइम की स्कार्सिटी है। तो स्कार्सिटी को आइडेंटिफाई करो और कैसे उसे कहां पर अप्लाई करना है, उन रिसोर्सेज को कहां यूज करना है, वो चॉइस डिटरमाइन करो। ये सारी चीजें कौन सिखाता है? इकोनॉमिक्स। ये बात क्लियर है? मीनिंग ऑफ स्कार्सिटी, अब हालांकि स्कार्सिटी पर हम बात कर चुके हैं पहले, यस या नो, और समझ भी चुके हो सर जब किसी चीज की जो कमी होती है उसे क्या बोलते हैं? स्कार्सिटी। लेकिन फिर भी यहां पर डिस्कस किया जा रहा है, स्कार्सिटी मींस सिचुएशन वेयर द रिसोर्स आर इनसफिशिएंट टू सेटिस्फाइड अनलिमिटेड वांट्स। क्योंकि इकोनॉमिक्स में फंडामेंटल ये कहता है भाई वांट्स आर अनलिमिटेड, बट हमारे पास रिसोर्स आर लिमिटेड, रिसोर्स आर लिमिटेड एंड स्कार्स। क्लियर? तो जब रिसोर्स लिमिटेड होती है तो उन्हीं लिमिटेड रिसोर्स से अनलिमिटेड वांट को मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना सेटिस्फाइड किया जाएगा। मैं चाहता हूं, मैं दिल से चाहता हूं कि मैं कॉमर्स के हर बच्चे को पढ़ाऊं, मैं 11th को भी पढ़ाऊं, मैं 12th को भी पढ़ाऊं, बोला जहां से कॉमर्स शुरू होती है और जहां एंड होती है, मतलब 11 12 से शुरू होगी, सीए सीएस सीएमए जैसे बड़े कोर्सेज पर एंड हो जाती है, तो शुरू से लेके रूट से लेके एंड तक मैं सारे बच्चों को पढ़ाऊं, ये मेरे को दिल से अंदर से लगता है, ये मेरी अल्टीमेटली अनलिमिटेड वांट्स कह सकते हो आप इनको। लेकिन क्या इस अनलिमिटेड वांट से मैं कितना समय निकाल पाऊंगा, कितना टाइम निकाल पाऊंगा कि मैं अलग अलग सेगमेंट के बच्चों को टाइम दे सकूं? दैट इज नोन एज कि भाई स्कार्सिटी टाइम की चल रही है, और उस इनसफिशिएंट जो रिसोर्सेज हैं, जो टाइम है, उसे हम किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वांट्स को हम क्या कर पाए? सेटिस्फाइड। क्लियर? स्कार्सिटी एग्जिस्ट बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। जैसे मेरी वांट्स अनलिमिटेड है कि भाई हर बच्चा मेरे से ही पढ़े कॉमर्स के फील्ड में, तो ये वांट क्या हो गई? अनलिमिटेड। और रिसोर्स आर लिमिटेड, आपके पास रिसोर्स क्या है? लिमिटेड है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस इसी सिचुएशन को क्या बोल दिया जाएगा? प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी, या फिर स्कार्सिटी की सिचुएशन बोल दिया जाएगा, हाँ या ना? रियल लाइफ एग्जांपल, लिमिटेड टाइम डिस्पाइट मेनी एक्टिविटीज लाइक वर्क, स्टडी, रेस्ट, इस टाइप की जो चीजें हैं, काम भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, रेस्ट भी करना है, लेकिन टाइम क्या है? लिमिटेड। लिमिटेड इनकम है बट डिजायर फॉर कार, ब्रांडेड क्लॉथ्स, गैजेट्स, ट्रैवलिंग, हाउसिंग वगैरह। बहुत कम इनकम है लेकिन खरीदना बहुत कुछ चाहते हो, तो ये भी क्या हो गया बेटा? कहीं ना कहीं स्कार्सिटी यहां पर क्रिएट हो जाएगी। अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, तो इंडिविजुअल डिजायर मल्टीपल गुड्स एंड सर्विस सच एज द कार, क्लॉथ, इलेक्ट्रॉनिक, हाउसेज, लग्जरीज, however spending power is limited, hence all wants cannot be satisfied simultaneously। अब यहीं से आ जाता है चॉइस पिक्चर में, यहीं से क्या आ जाता है? चॉइस। तो ड्यू टू स्कार्सिटी एवरी इंडिविजुअल मस्ट मेक चॉइस। बहुत सारी वांट्स हैं आपकी, उनमें से किसको पहले सेटिस्फाइड करना है? चूजिंग वन ऑप्शन ऑटोमेटिकली मींस गिविंग अप अनदर ऑप्शन। एक ऑप्शन चूज करोगे, दूसरा ऑप्शन आपका गिवन अप हो जाएगा। चॉइस फेस्ड बाय द इंडिविजुअल, अलोकेशन ऑफ टाइम बिटवीन द वर्क, स्टडी, स्लीप, प्लेजर। साथ ही साथ में अगर हम बात करेंगे अलोकेशन ऑफ इनकम अमंग फूड, हाउसिंग,
ट्रैवल, एजुकेशन, किस जगह आप पैसा खर्च करोगे यहां पर भी आ जाता है। रियल लाइफ एग्जांपल, बाइंग अ स्मार्टफोन में मींस द पोस्टपोनिंग द ट्रैवल प्लान। आपने स्मार्टफोन तो परचेज कर लिया, स्मार्टफोन तो परचेज कर लिया, लेकिन आपको अपना ट्रैवल टाइम क्या करना पड़ सकता है, पोस्टपोन करना पड़ सकता है। तो दिस इज नोन एज कि भाई चॉइसेस हम कहीं ना कहीं मेंटेन कर रहे हैं स्कार्स रिसोर्सेस और वांट्स के बीच में, राइट। स्कार्सिटी एंड चॉइस एट द सोसाइटल लेवल, अगर हम सोसाइटी के लेवल पे बात करें तो जस्ट लाइक इंडिविजुअल्स सोसाइटी आल्सो फेस स्कार्सिटी। जैसे इंडिविजुअल कई बार स्कार्सिटी फील करता है ना, सोसाइटी हैज अनलिमिटेड कलेक्टिव वांट्स, जैसे कि लिमिटेड नेचुरल ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स। हमारी सोसाइटी में कैपिटल रिसोर्स कई बार कम हो जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स कई बार कम हो जाते हैं, ये लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे इंडिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्या है बेटा, एक सोसाइटी की बिग नीड है, लेकिन इंडिया में अवेलेबल नहीं है, फॉरेन कंट्री से मंगाने पड़ते हैं। इंडिया में बहुत कम तेल के कुएं हैं, ऐसा नहीं, इंडिया में खुद से भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकलता है, लेकिन बहुत कम है, जितनी वांट है उसके कंपैरिजन में बहुत कम है, इंपोर्ट पर डिपेंड करना पड़ता है। तो ये किसका इशू हो गया बेटा, सोसाइटी का इशू हो गया, है ना। जैसे मैं वाटर की बात करता हूं तो वो सोसाइटी लेवल पर कहीं ना कहीं आपके लिए रिसोर्स क्या हो जाता है, स्कार्स हो जाता है। Resource have alternative use. Society must choose how to use the resource among the education and defense, infrastructure and welfare, साथ ही साथ में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। कोर इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारी क्या है, बोला कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज ड्यू टू अनलिमिटेड वांट्स। जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज होती है, वांट अनलिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्स है और ऑल्टरनेटिव यूज पॉसिबल है रिसोर्स के, तो मेकिंग चॉइस अमंग द अल्टरनेटिव बिकम unavoidable. The problem of scarcity and choice form the core of economics. और ये जो scarcity and choice का जो प्रॉब्लम है ना, यही कहीं ना कहीं हमारा एक तरीके से इकोनॉमिक्स की कोर बन जाता है। यहां से ही हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चालू करते हैं। इकोनॉमिक्स यही फंडामेंटल बताता है कि टेंशन ना लो, हम कैसे लिमिटेड रिसोर्स को इस्तेमाल करना है, कैसे यूज करना है, उनके सॉल्यूशन आपको टाइम टाइम पर प्रोवाइड करते रहेंगे। क्लियर, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो। इकोनॉमिक्स एज अ अलोकेशन ऑफ रिसोर्स, इकोनॉमिक्स स्टडी हाउ मैनकाइंड ऑर्गेनाइज इटसेल्फ, डेवलप सिस्टम, अलोकेट रिसोर्स अमंग द कंपीटिंग एंड, द ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि भाई रिसोर्स को इस तरीके से अलॉट करो, इस तरीके से अलोकेट करो जिससे कि उससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। हम वो फंडामेंटल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। भाई एलोकेशन तो किसी भी तरीके से हो सकता है, बट बोला कि उन स्कार्स रिसोर्स का यूज इस तरीके से होना चाहिए कि हमें बेस्ट टू बेस्ट या मैक्सिमम, क्या बोला, बेस्ट टू बेस्ट या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। गवर्नमेंट बजट अलोकेशन बिटवीन द हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका ही एक बेस्ट एग्जांपल है। अब वेरी क्विक समरी की अगर हम यहां बात करें बेटा, तो मुद्दा रखा गया इकोनॉमिक्स ओरिजिनेट फ्रॉम द हाउस होल्ड मैनेजमेंट। कहां से ओरिजिनेट हुआ, हाउस होल्ड मैनेजमेंट से। स्कार्सिटी एग्जिस्ट ड्यू टू द लिमिटेड रिसोर्स एंड अनलिमिटेड वांट्स। सो आगे हमने बोला स्कार्सिटी फोर्सेस इंडिविजुअल एंड सोसाइटी टू मेक चॉइसेस, और स्कार्सिटी की वजह से हमें क्या मेंटेन करना पड़ता है, चॉइसेस मेंटेन करने पड़ते हैं। और रिसोर्स हैव ऑल्टरनेटिव यूज, क्या बोला, रिसोर्स हैव ऑल्टरनेटिव यूज। इकोनॉमिक स्टडी अलोकेशन ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेज फॉर द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। आगे इन्होंने बोला कंबाइंड क्रक्स समरी एंड टॉपिक चार्ट की बात कर लेते हैं। तो अब जो टॉपिक डिस्कस करें अब तक हमने उन सारे टॉपिक्स का आपको समरी मिल जाएगा। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ द मैनेजिंग स्कार्स रिसोर्स। स्कार्सिटी क्या होती है, लिमिटेड रिसोर्स वर्सेस अनलिमिटेड वांट। चॉइस क्या होता है, सेलेक्टिंग अमंग द ऑल्टरनेटिव्स, वेरियस ऑल्टरनेटिव में से किसी एक का सिलेक्शन करना, दैट इज नोन एज चॉइस। जैसे कार खरीदेंगे या घर बनाएंगे, है ना। इंडिविजुअल लेवल पर अलोकेशन ऑफ टाइम एंड इनकम, सोसाइटल लेवल पर जैसे अलोकेशन ऑफ रिसोर्स अमंग द सेक्टर्स। कोर प्रॉब्लम स्कार्सिटी एंड चॉइस की है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन।
इसका निमोनिक्स हमने कनेक्ट कर दिया बेटा स्कार्स से। इकोनॉमिक्स किन किन चीजों को डील करता है? स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स, सी फॉर चॉइस इज कंपलसरी, ए फॉर ऑल्टरनेटिव यूज एग्जिस्ट, आर फॉर रिसोर्स आर लिमिटेड, सी फॉर कंपेटिंग वांट और ई फॉर इकोनॉमिक स्टडी अलोकेशन। बेटा यहां तक हमने डिस्कस किया इकोनॉमिक्स को क्यों, इकोनॉमिक्स को स्टडी क्यों कर रहे हैं और उसके पीछे का रीजन क्या है, सारा का सारा मुद्दा। इकोनॉमिक्स अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया, वो सर्कमस्टांसेस, उन सिचुएशंस की बात करी हमने सिर्फ जो ये कन्वे करते हैं कि भैया इस सब्जेक्ट को पढ़ लो। क्लियर है? अब अगली क्लास से हम डेफिनेशंस की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स क्या है, अलग अलग ऑथर्स ने उसकी क्या क्या डेफिनेशंस दे रखी हैं, वो डेफिनेशंस एक एक करके हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, आज की क्लास को यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अभी के लिए आप सभी को बाय बाय।